देखो, ध्यान दो, बातें नहीं, बातें नहीं। इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट क्या कहता है? यहाँ आपकी रियल इनकम, आपकी परचेजिंग पावर की बात करी जाती है। यहाँ उसी पैसे की वैल्यू, उसी पैसे की वर्थ की बात करी जाती है। पहले मेरी इनकम 100 रुपए की थी और आइसक्रीम मैं खरीदती थी, वो 1 रुपए, एक आइसक्रीम कितने की आती थी? 50 की। तो मैं कितनी आइसक्रीम खरीद पाती थी? दो। अब यही आइसक्रीम जो है ये 25 की आने लग गई, तो आप इसकी कितनी क्वांटिटी, 100 रुपए से ही कितने खरीद पा रहे हो? 4। 100 रुपए बढ़े नहीं है, 100 के 100 ही हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। यही आइसक्रीम 10 रुपीज के आने लग गई, तो आप कितनी आइसक्रीम खरीदने लग गए? 10 आइसक्रीम खरीदने लग गए। यहाँ आपकी 100 रुपए की वैल्यू, 100 रुपए की वर्थ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। 100 रुपए की परचेजिंग पावर, 100 रुपए से खरीदने की क्षमता जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इनकम इंक्रीज नहीं होती है, इनकम तो उतनी की उतनी है, 100 की 100 ही है। बट उस 100 रुपए की खरीदने की क्षमता, उस 100 रुपए की वैल्यू, उस 100 रुपए का वजन जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ पे प्राइस कम होती है तो डिमांड ज्यादा हो जाती है। और प्राइस कम हुई इसीलिए बहुत सारे लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है, इसीलिए अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स हो जाता है। 50 रुपए की आइसक्रीम तो लिमिटेड लोग ही खरीद सकते हैं, जो रिच लोग होंगे। मिडिल क्लास 50 रुपए की आइसक्रीम डेली नहीं खा सकता। पर अगर वही आइसक्रीम 10 रुपए की हो गई तो मिडिल क्लास भी उसको अफोर्ड कर पा रहा है। तो प्राइस कम होती है तो नए लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है, तो प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। आया समझ में? चलो आगे बढ़े अपन। कल अपन क्या पढ़ रहे थे बच्चों? कल अपन पढ़ रहे थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन प्राइस। ओन प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज होता है। इसके अपन ने 3 मेथड सीख लिए थे। कौन से? परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड। परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या था बच्चों? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी विथ नेगेटिव साइन। क्योंकि उन दोनों में कैसा रिलेशनशिप होता है? नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसी में दूसरा फॉर्मूला अपना क्या था? P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी विथ माइनस का साइन। P मतलब ओरिजिनल प्राइस, Q मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा Q का मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डेल्टा P का मतलब चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट मेथड आपने कौन सा सीखा था? पॉइंट मेथड या फिर ज्योमेट्रिक मेथड। जब प्राइस में चेंजेस बहुत कम होते हैं तो अपन कौन सा मेथड काम में लेते हैं? पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड। लीनियर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पे यहाँ पे बात करी जाती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे इलास्टिसिटी 1, उसके ऊपर ग्रेटर देन 1, और जब वो कर्व वाई एक्सिस को टच करेगा तो इलास्टिसिटी इनफाइनाइट। 1 से नीचे वाले पॉइंट पे इलास्टिसिटी लेस देन 1, और जब वो एक्स एक्सिस को टच करेगा तो इलास्टिसिटी 0। आर्क इलास्टिसिटी, जब बिटवीन 2 पॉइंट्स अपन को इलास्टिसिटी निकालनी होती है तो अपन कौन सा मेथड काम में ले लेते हैं? आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन में P1 माइनस P2, where P1 and Q1 are the original price and the original quantity demanded. P2 and Q2 are the new price and the new quantity demanded. यहाँ तक क्लियर है? तो अभी अपन प्राइस इलास्टिसिटी ही पढ़ रहे हैं, अपन उनका इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं। जो इलास्टिसिटीज मैंने आप लोगों को कल पढ़ाई थी, इंटरप्रिटेशन दिख नहीं रहा बेटा? पीछे दिख रहा है? थोड़ा थोड़ा साइड में हो जाओ। आप लोग भी इधर पीछे जाके खड़े हो जाओ। इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ इलास्टिसिटी। इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ इलास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से हमें ये टॉपिक सीखना है। इसमें एक ही टॉपिक में मल्टीपल तरीके के, पीछे नहीं दिख रहा बच्चों? दिख रहा है? गजब नजरे। इनको पीछे खड़ा कर दूं, आप लोग आगे बैठ जाओ।
चलो चलो गर्ल्स बैठ जाओ, सॉरी बैठ जाओ, गर्ल्स गर्ल्स बैठ जाओ, बैठ जाओ, गर्ल्स बैठ जाओ। आप सबको दिख रहा है? भेदभाव हो गया, पार्शियलिटी, बायसनेस, हाँ है ही तो, कर ही रहे हैं तो, वो तो ओपन है ये तो। चलो हाँ जी, इंटरप्रिटेशंस ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ इलास्टिसिटी। अपन ने कल क्या क्या पढ़ा था? इलास्टिसिटी क्या होती है? जीरो, इलास्टिसिटी वन, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन, इलास्टिसिटी लेस देन वन एंड इलास्टिसिटी इनफाइनाइट। अपन ने लीनियर स्टेट एंड डिमांड कर पे ये 5 तरह की इलास्टिसिटीज पढ़ी थी। इन्हीं का अपन न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से सीखना है। सबसे पहले अपन सीखेंगे बच्चों इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू जीरो। फॉर्मूला क्या होता है इलास्टिसिटी निकालने का? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये फॉर्मूला होता है। किसी भी फॉर्मूले में जीरो कब होता है? जब ऊपर वाली वैल्यू जीरो हो और नीचे चाहे कुछ भी हो, बढ़ रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे कैसी है? अनरिस्पॉन्सिव है। अनरिस्पॉन्सिव मतलब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। आप प्राइस बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, हम जितनी क्वांटिटी खरीद रहे थे हम उतनी खरीदेंगे, ना तो हम उससे ज़्यादा खरीदेंगे ना हम उससे कम खरीदेंगे। तो मेरी इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर मैं इसके डिमांड कर्व की बात करती तो ये प्राइस ये क्वांटिटी, सपोज पहले 5 पे मैं कितनी यूनिट्स खरीद रही थी? 5। अब उसकी प्राइस बढ़ गई 7, तो भी मैं कितनी यूनिट्स खरीद रही हूँ? 5, क्योंकि प्राइस बढ़ने की वजह से उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। प्राइस 2 रुपीज़ हो गई तो भी मैं कितनी क्वांटिटी खरीद रही हूँ? 5 ही खरीद रही हूँ। तो ये डिमांड कर्व इसका बन गया। ये डिमांड कर्व कैसी शेप का बना? पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। बच्चों ये वाली लाइनें जो होती हैं इस लाइनों को क्या बोला जाता है? वर्टिकल। तो इस डिमांड कर्व का नाम क्या हो सकता है? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व भी इसका नाम हो सकता है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। या बच्चों इलास्टिसिटी जीरो, जीरो जो वैल्यू होती है वो 1 से छोटी होती है या 1 से बड़ी? छोटी। जो 1 से छोटी होती है उसे मैं क्या बोलती हूँ? इन इलास्टिक डिमांड कर्व बोलती हूँ। क्योंकि ये वैल्यू जीरो है, एग्जैक्टली जीरो है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व हो गया। ऐसा कौन से गुड्स के केस में होता है कि चाहे आप प्राइस बढ़ाओ चाहे प्राइस घटाओ, हम क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं करेंगे? नेसेसरीज, जो आपकी नेसेसरीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका नमक, सॉल्ट, तो वहाँ पे चाहे नमक की प्राइस बढ़े चाहे नमक की प्राइस कम हो, उसकी क्वांटिटी में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, तो वहाँ उसकी इलास्टिसिटी कितनी होती है? जीरो। उसका डिमांड कर्व का शेप कैसा होता है? पैरेलल टू वाई एक्सिस या फिर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, या इसी का नाम क्या होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। और इसमें कौन से कुछ के केस में होता है? नेसेसरीज। अब आपके कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, वो पूछ सकता है इलास्टिसिटी जीरो है, जीरो है तो इसके डिमांड कर्व को क्या क्या बोलते हैं? आपको ये तीनों नाम पता होने चाहिए। वो कह सकता है अगर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व है तो इलास्टिसिटी कितनी होगी? जीरो। अगर इलास्टिसिटी जीरो है तो वो कौन से गुड्स के केस में होती है? नेसेसरीज। अगर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है तो इलास्टिसिटी कितनी होगी? जीरो। इस तरीके की वो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से घुमा कर वो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो इलास्टिसिटी जीरो, जीरो मतलब क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, चाहे प्राइस बढ़ाओ चाहे प्राइस कम करो। इसका डिमांड कर्व कैसी शेप का हुआ? पैरेलल टू वाई एक्सिस या फिर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, या इसी का नाम क्या होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। मैं देखो बच्चों लर्न करने का तरीका बता रही हूँ आप लोगों को, साथ साथ आपको रटना नहीं है। ये जीरो आया, जीरो मतलब मेरे को फॉर्मूला पता है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। मुझे पता है ऊपर वाली वैल्यू जीरो तो पूरा फॉर्मूला जीरो हो जाएगा, मतलब क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। ये वाली लाइनों को वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। जो जीरो होता है वो 1 से छोटा होता है। ये लर्न करने का तरीका है, नहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कब परफेक्टली इलास्टिक बोलना है और कब परफेक्टली इनइलास्टिक बोलना है।
तो जीरो जो वैल्यू होती है 1 से छोटी होती है, और 1 से छोटी वाली वैल्यू क्या होती है, इनइलास्टिक होती है, और इनइलास्टिक है और जीरो है, इसलिए एग्जैक्टली क्या लगा दिया, वर्ड परफेक्टली लगा दिया। तो इस डिमांड कर्व का नाम क्या हो गया बच्चों, अपना परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व हो गया। आया समझ में, क्लियर है? नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। चेंज इन इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 मतलब डिमांड में ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं एज कंपेयर टू चेंजेस इन प्राइस। सपोज प्राइस तो सिर्फ 2% से कम हुई, पर उसकी वजह से जो डिमांड है वो 5% से बढ़ गई। ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती है और नीचे वाली वैल्यू छोटी होती है, तो फॉर्मूले में जो आंसर आता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आता है। तो अपन इसका डिमांड कर्व देखते हैं कैसा होगा। सपोज ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। पहले 5 रुपीज पे मैं कितना क्वांटिटी खरीद रही थी, 5 ही खरीद रही थी। यहाँ वो कहता है प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ, प्राइस सिर्फ 1 रुपए से कम हुई, बट उसकी वजह से जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो चेंज इन प्राइस तो कम हुआ, जबकि चेंज इन क्वांटिटी बहुत ज्यादा हुआ। इसका डिमांड कर्व कैसा बनेगा, इस तरीके का डिमांड कर्व बनेगा। ये जो डिमांड कर्व है बच्चों, ये नियरेस्ट टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के पास जाता हुआ सा डिमांड कर्व है। जो डिमांड कर्व वाई एक्सिस के पास जाता हुआ सा होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लैटर शेप का डिमांड कर्व है। इसको बोल सकते हैं इलास्टिक डिमांड कर्व, क्योंकि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, और ग्रेटर देन 1 को क्या बोला जाता है, इलास्टिक बोला जाता है। या इसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व भी बोला जा सकता है। या जो 1 होता है उसको यूनिट बोलते हैं, तो इसको बोला जा सकता है ग्रेटर देन यूनिटी इलास्टिक डिमांड कर्व भी बोला जा सकता है। तो जब इलास्टिसिटी 1 से बड़ी होती है तो उस तरीके के डिमांड कर्व को क्या क्या बोला जाता है, इलास्टिक डिमांड कर्व, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व, या ग्रेटर देन यूनिटी इलास्टिक डिमांड कर्व। यूनिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, 1, तो यहाँ पे 1 से बड़ा है ग्रेटर देन यूनिटी, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन यूनिटी इलास्टिक डिमांड कर्व बोलते हैं। ऐसा कौन से गुड्स के केस में होता है कि थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज होता है तो आप अपनी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस करना शुरू कर देते हैं, जो लग्जीरियस गुड्स होते हैं। लग्जीरियस गुड्स की अगर थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ती है तो आप डिमांड एक बार बहुत कम कर देते हैं। और कौन से गुड्स होते हैं जिनके अपने पास क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी। अगर टी की 1 रुपए की भी प्राइस बढ़ेगी तो आप टी की डिमांड बहुत कम कर देंगे। या फिर जो लेस अर्जेंट वांट होता है, अभी इतना ज़रूरी नहीं है, लेस अर्जेंट है। मेरे घर में 3 महीने बाद शादी है, अभी नहीं है, 3 महीने बाद शादी है। मैं मार्केट में मेरे लिए एक शर्ट देखने गई, वो शर्ट दुकानदार ने मुझे 800 रुपए की शर्ट बताई, जबकि मुझे कितने की लग रही है कि वो 700 की आनी चाहिए, पर दुकानदार ने 800 की बताई। उसने तो थोड़ा सा ही तो प्राइस बढ़ाया, बट मैंने डिमांड बहुत कम कर दी, क्योंकि मेरे पास समय है, 3 महीने है। मैंने कहा आराम से मैं बाद में नेक्स्ट विजिट में वो शर्ट लेके चली जाऊंगी, अभी इतना अर्जेंट नहीं है, आप उसको खरीदना जरूरी नहीं है। तो जो लेस अर्जेंट वॉन्ट्स होती हैं, जिनके सब्सिट्यूट्स होते हैं, जो लग्जीरियस आइटम्स होते हैं, वहां पे अगर प्राइस में थोड़ा भी चेंज होता है तो आप अपनी क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा चेंजेस कर देते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपका इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मतलब यहाँ पे चेंज इन डिमांड ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू चेंजेस इन प्राइस। और यहाँ पे आपका डिमांड कर्व का शेप कैसा होगा बच्चों, फ्लैटर शेप का डिमांड कर्व होगा, जो वाई एक्सिस के पास जाता हुआ सा डिमांड कर्व है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे दैट इज इलास्टिसिटी लेस देन 1। फॉर्मूला क्या होता है आपका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। लेस देन 1 जब ऊपर वाली वैल्यू छोटी और नीचे वाली वैल्यू बड़ी, तो इलास्टिसिटी कितनी आएगी, 1 से छोटी आएगी। फॉर एग्जाम्पल प्राइस तो 5% से बढ़ा, बट उसकी वजह से जो डिमांड है वो सिर्फ और सिर्फ 2% से कम हुआ। डिमांड में चेंजेस कम हो रहे हैं कंपेयर टू चेंजेस इन प्राइस, तो इलास्टिसिटी कितनी आएगी, लेस देन 1 आएगी। अगर अपन इसके डिमांड कर्व की बात करो तो ये प्राइस, ये क्वांटिटी आप 5 रुपीज में कितना खरीद रहे हैं, 5। प्राइस तो आपकी बहुत बढ़ गई 10 रुपीज,
बट आपने क्वांटिटी में कोई खास ज़्यादा चेंजेस नहीं किया। प्राइस में चेंजेस ज़्यादा हुए पर क्वांटिटी में चेंजेस कम हुए, तो ये डिमांड कर्व कैसा बनेगा, इस तरीके का बनेगा। ये डिमांड कर्व जो है वो नियरेस्ट टू एक्स एक्सिस के पास जाता हुआ सा डिमांड कर्व है। जो डिमांड कर्व एक्स एक्सिस के पास जाता हुआ सा होता है उसको क्या बोला जाता है, स्टीपर शेप का वो डिमांड कर्व होगा। अब इस डिमांड कर्व का नाम क्या होगा, ये लेस देन 1 है तो इसको क्या बोल सकती हूँ, इन इलास्टिक डिमांड कर्व बोल सकती हूँ, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कर्व, या फिर आप इसको बोल सकते हो लेस देन यूनिटी डिमांड कर्व, लेस देन यूनिटरी डिमांड कर्व भी बोला जा सकता है। ऐसा कौन से गुड्स के केस में होता है कि प्राइस में चेंजेस ज़्यादा होते हैं और डिमांड में कोई खास आप ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हो, प्राइस में कितने भी चेंज हो जाए हम क्वांटिटी डिमांडेड में कोई खास ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। जब जब सामान वो आपके लिए उसके नो क्लोज सब्सिट्यूट्स, इतने ज़्यादा क्लोज सब्सिट्यूट्स नहीं है, तो अगर सब्सिट्यूट्स नहीं है तो वो प्राइस बढ़ा भी देगा बहुत ज़्यादा, तो डिमांड अपन कोई खास ज़्यादा कम नहीं कर पाएंगे। अगर वो सामान मोर अर्जेंट है आपके लिए, अर्जेंट है, ज़्यादा ज़रूरी सामान है, 3 दिन बाद मेरे घर में शादी है, ठीक है, और मैं शॉपिंग करने गई, मैंने मेरे लिए लहंगा पसंद किया, वो लहंगा मुझे लग रहा था 10 का आना चाहिए, दुकानदार मुझे 15 का लहंगा लगा रहा है, आप लोगे ही नहीं लोगे, नहीं लोगे, तो फिर क्या पहनोगे शादी में, जीन्स टॉप, घर की शादी है, बॉयज नहीं गर्ल्स को बहुत मैटर करता है कि हम क्या पहनेंगे, तो हम वो लहंगा ले लेंगे 5,000, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं है ना, कल से तो फंक्शन शुरू हो जाएंगे घर में, तो कब अपन मार्केट निकलेंगे दोबारा शॉपिंग पे, तो इतना अर्जेंट था तो उसने प्राइस इतनी बढ़ा भी दी, तो आपने डिमांड में कोई खास ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, तो वहाँ पे इलास्टिसिटी। और ऐसे गुड्स जो कंपल्सरी टू कंज्यूम होते हैं, जो आपके लिए नेसेसिटीज़ होती हैं, जैसे कि मेडिसिन होती हैं, मेडिसिन की प्राइस बढ़ भी जाए तो उनकी डिमांड में कोई खास ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, तो कंपल्सरी टू कंज्यूम होते हैं, वहाँ पे भी आपकी जो इलास्टिसिटी होती है वो कितनी होती है बच्चों, लेस देन 1 ही होती है। देन नेक्स्ट है आपका दैट इज इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1। फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज, बातें नहीं, चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बैठ जाओ आप सब भी। इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1, देखो 1 कब होगा, जब जितना डिमांड में चेंज होगा अगर उतना ही प्राइस में चेंज होगा, अगर प्राइस 2% से बढ़ रही है तो डिमांड भी 2% से ही कम हो रही है, दोनों में जो चेंजेस हो रहे हैं वो बराबर हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, तो इलास्टिसिटी कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। इसका डिमांड कर्व इस शेप का बनता है, मतलब अगर प्राइस में इतना चेंज हुआ तो क्वांटिटी भी इतनी बढ़ी, प्राइस इतनी कम हुई तो क्वांटिटी भी इतनी ही बढ़ी। ये डिमांड कर्व का शेप कैसा होता है बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब इसके अंदर के जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं सबका एरिया क्या होता है, सेम होता है। इलास्टिसिटी जब 1 होती है तो उसको क्या बोला जाता है, यूनिट या फिर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व इसको बोला जाता है। देन लास्ट है आपका दैट इज इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। लास्ट है इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बच्चों इनफाइनाइट वैल्यू कब आती है, जब नीचे वाली वैल्यू 0 होती है, तो पूरा फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनफाइनाइट में। मतलब चाहे डिमांड बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, हम प्राइस में नो चेंज, हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। इसका डिमांड कर्व कैसा शेप का बनेगा, आप पहले 5 रुपीज़ में 10 यूनिट्स खरीद रहे थे, अब आपको 15 यूनिट्स खरीदना है तो भी वो 5 रुपीज़ की हर एक यूनिट लगा रहा है, और आपको 2 यूनिट्स खरीदना है तो भी कितने का लगा रहा है, 5 रुपीज़ का। तो आप चाहे डिमांड कितनी भी करो हम उतने ही प्राइस पे सामान आपको बेचेंगे, तो ये इसका डिमांड कर्व हो गया। ये कैसी शेप का होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
या इस तरीके की लाइनों को क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व भी बोला जा सकता है। बच्चों जो इनफाइनाइट वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी होती है छोटी? 1 से बड़ी। हमेशा जो इनफाइनाइट होता है वो 1 से बड़ा होता है। 1 से बड़ा है तो उसे क्या बोला जाता है? इलास्टिक डिमांड कर्व बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू आ गई इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व हो गया। ऐसा कौन से मार्केट में होता है जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स होते हैं? जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट्स जो होते हैं, अब ये क्या होते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट? जब अपन मार्केट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, बेचने वाले लोग खूब सारे, खरीदने वाले भी खूब सारे, और सबका सामान कैसा होता है? सेम। सबका सामान कैसा होता है आपका? होमोजीनियस होता है। तो वहाँ पे चाहे आप एक क्वांटिटी खरीदो, चाहे 100 खरीदो, चाहे 1000 खरीदो, वो उतनी ही प्राइस में आपको सामान देते हैं। वो कभी भी प्राइस ना तो कम करते ना प्राइस ज़्यादा करते। तो उस तरीके के मार्केट में इलास्टिसिटी कितनी होती है आपकी? इनफाइनाइट होती है। तो एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा बच्चों? इलास्टिसिटी जीरो। जीरो कब होएगी? जब डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा, चाहे प्राइस बढ़ाओ चाहे प्राइस घटाओ। तो इसका डिमांड कर्व कैसी शेप का होता है? पैरेलल टू वाई एक्सिस, या इसका नाम क्या होता है? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। क्योंकि जीरो है, जीरो 1 से छोटा होता है तो उसको इनइलास्टिक डिमांड कर्व बोलेंगे, और इसका नाम क्या हो जाएगा? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। ऐसा कौन से गुड्स के केस में होता है? जो नेसेसरीज होती हैं जैसे कि सॉल्ट, वहाँ प्राइस बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, हमारी डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। देन नेक्स्ट है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मतलब चेंज इन डिमांड, डिमांड में चेंजेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू चेंजेस इन प्राइस। तो यहाँ पे थोड़ी सी भी प्राइस कम हुई तो भी आपने डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा दी, तो इसका डिमांड कर्व कैसा होगा? नियरेस्ट टू वाई एक्सिस। और जो डिमांड कर्व वाई एक्सिस के पास जाता हुआ सा रहता है उसे क्या बोलते हैं? फ्लैटर शेप का डिमांड कर्व बोलते हैं। इस डिमांड कर्व का नाम क्या होगा? इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, या ग्रेटर देन यूनिटी इलास्टिक डिमांड कर्व बोल सकते हैं। कौन से गुड्स के केस में आपकी इलास्टिसिटी जो होती है वो 1 से बड़ी होती है? जब आपके लग्जीरियस गुड्स हों, जब आपके क्लोज सब्सिट्यूट्स अवेलेबल हों, या वो सामान इतना अर्जेंट नहीं है, तो वहाँ इलास्टिसिटी क्या होती है आपकी? ग्रेटर देन 1, या इलास्टिक डिमांड होती है। देन इलास्टिसिटी लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब क्या होता है बच्चों? डिमांड में चेंजेस कम हो रहे हैं एज कंपेयर टू चेंजेस इन द प्राइस। तो यहाँ पे प्राइस तो इतनी बढ़ गई बट डिमांड थोड़ी सी ही कम हुई, तो इसका डिमांड कर्व का शेप कैसा होता है? नियरेस्ट टू एक्स एक्सिस, और इसी को क्या बोला जाता है? स्टीपर शेप का डिमांड कर्व बोला जाता है। इसके नाम क्या क्या है? इनइलास्टिक डिमांड कर्व, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कर्व, या फिर लेस देन यूनिटी इलास्टिक डिमांड कर्व। जब ऐसा कौन से गुड्स के केस में होता है? जब उसके कोई क्लोज सब्सिट्यूट्स ना हो, जब वो सामान ज़्यादा अर्जेंट हो, और या फिर कंपल्सरी टू कंज्यूम, आपकी हैबिट हो चुकी है उसको कंज्यूम करना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे कि नींद की दवाई, कई लोगों को बिना नींद की दवाई लिए नींद नहीं आती, तो वो कंपल्सरी टू कंज्यूम है। वो महंगी भी हो जाएंगी तो भी लोग उनको कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। देन इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1। 1 का मतलब जितना डिमांड में चेंज हुआ उतना ही प्राइस में चेंजेस हुआ। यहाँ डिमांड कर्व का शेप कैसा है बच्चों? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का डिमांड कर्व होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या होता है? कि इसके अंदर के जितने भी रेक्टेंगल्स होंगे सबका एरिया क्या होगा? सेम होगा। इसको क्या बोला जाता है? यूनिट या फिर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व बोला जाता है। देन इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? कि आप कितनी भी डिमांड करो, बढ़ाओ घटाओ, पर प्राइस में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। इसका डिमांड कर्व का शेप कैसा होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। इनफाइनाइट वैल्यू 1 से बड़ी होती है इसलिए उसका नाम क्या हो गया? इलास्टिक डिमांड कर्व, और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। ऐसा कौन से मार्केट में होता है? जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट्स होते हैं, जहां बेचने वाले लोग भी खूब सारे और खरीदने वाले लोग भी खूब सारे होते हैं, और सबका सामान सेम होता है। तो वहां उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप कम खरीद रहे हो या ज्यादा, वो जिस प्राइस पे सामान बेच रहे हैं वो उसी पे आपको सामान बेचेंगे।
क्लियर है? नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे दैट इज टोटल आउटले मेथड, या इसे कह सकते हैं अपन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल आउटले मेथड या फिर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इसी को बोला जाता है टोटल रेवेन्यू मेथड भी बोला जाता है। टोटल आउटले को ही टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। अब पहले तो एक्सपेंडिचर का मतलब सीखते हैं कि एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है बच्चों? खर्चा। जो मेरा खर्चा होता है वही दुकानदार का क्या होता है? रेवेन्यू। ठीक है, सपोज मैं एक चिप्स का पैकेट खरीदने गई, एक पैकेट 20 रुपीज़ का आता है, मुझे 5 चिप्स के पैकेट खरीदने, तो टोटल मुझे दुकानदार को कितने रुपए देने हैं? कितने देने हैं? 100। मेरा 100 कंज्यूमर के लिए, ये 100 उसका खर्चा, और प्रोड्यूसर के लिए, सेलर के लिए यही 100 रुपीज़ उसकी रेवेन्यू। ठीक है, अब बताओ, ये कंज्यूमर के लिए खर्चा हो गया और ये सेलर के लिए रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट होता है क्या? रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट, 100 रुपए उसका प्रॉफिट हुआ? नहीं, तो रेवेन्यू मतलब क्या होता है? रेवेन्यू मतलब 100 रुपए में क्या क्या जुड़ा हुआ है उसका? उसकी कॉस्ट प्लस उसका प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। ठीक है, कॉस्ट, सपोज उसकी कॉस्टिंग 80 की आई तो उसका प्रॉफिट कितने का हो गया? 20 का हो गया। तो चाहे वो मुझे एक्सपेंडिचर बोले, चाहे वो मुझे रेवेन्यू बोले, चाहे वो मुझे आउटले बोले, आउटले का मतलब भी क्या होता है? एक्सपेंडिचर। तीनों का मतलब सेम होता है। मैं अभी आपको रेफरेंस एक्सपेंडिचर लेकर पढ़ाऊंगी, बट एग्जाम में अगर वो रेवेन्यू से भी पूछता है तो भी आप सेम रिलेशनशिप बताओगे, आउटले से पूछता है तो भी सेम रिलेशनशिप बताओगे, क्योंकि जो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर होता है वही प्रोड्यूसर की रेवेन्यू होती है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। तो अपन अलग अलग इलास्टिसिटीज में अलग अलग पढ़ेंगे कि, तो आपने क्या देखा, एक्सपेंडिचर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। ये प्राइस थी और ये क्वांटिटी थी, तभी आपने 100 रुपीज निकाला, 100 के आगे आपका एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? प्राइस इनटू क्वांटिटी। देखते हैं आप अलग अलग इलास्टिसिटीज में क्या रिलेशनशिप होता है। सबसे पहले इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1। इलास्टिसिटी 1 कब होती है? जब जितना डिमांड में चेंज हुआ अगर उतना ही प्राइस में चेंज हो रहा है तो इलास्टिसिटी कितनी हो जाती है? 1 के बराबर। फॉर एग्जाम्पल, पहले कोई सामान 2 रुपए का आता था तो मैं उसकी 4 यूनिट खरीदती थी, तो एक्सपेंडिचर कितने का हो गया मेरा? 8, प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब वो सामान 4 रुपीज का या वो सामान 1 रुपीज का आने लग गया, प्राइस 50% से कम हुई तो क्वांटिटी भी जस्ट डबल हो गई, प्राइस हाफ हुई तो क्वांटिटी डबल हो गई। क्वांटिटी कितनी हो गई? 8। जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना ही क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, कोई भी अलग नहीं है यहाँ पे। एक्सपेंडिचर कितने का हो गया? 8 का। या फिर मैं उल्टा एग्जाम्पल लेके देखती हूँ, पहले कोई चीज 1 रुपए की आती थी तो मैं 8 यूनिट खरीदती थी तो मेरा खर्चा कितने का हुआ? 8 का। वो सामान डबल डबल, उसकी पैसे डबल हो गए तो उसकी क्वांटिटी मैंने जस्ट हाफ कर दी, तो एक्सपेंडिचर कितने का हो गया? 8 का। तो इलास्टिसिटी जब 1 होती है तब चाहे प्राइस बढ़े, यहाँ प्राइस और एक्सपेंडिचर में रिलेशनशिप देखा जाता है, प्राइस और एक्सपेंडिचर में। यहाँ मैं क्या कह रही हूँ, प्राइस बढ़े या घटे कुछ भी हो, आपका एक्सपेंडिचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। क्यों नहीं चेंज हुआ बच्चों एक्सपेंडिचर में? क्योंकि मैं जितना प्राइस में चेंज कर रही हूँ उतना ही तो क्वांटिटी में चेंजेस कर रही हूँ, तो मेरा खर्चा जो फाइनल एक्सपेंडिचर है वो उतने का उतना रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो प्राइस चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। बच्चों ग्रेटर देन 1 कब होता है? जब डिमांड में चेंजेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू चेंजेस इन प्राइस। प्राइस में जितने चेंजेस हुए उससे ज्यादा अगर चेंजेस डिमांड में होते हैं तो इलास्टिसिटी 1 से बड़ी होती है। 1 से बड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है? इलास्टिक डिमांड कर्व भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर वाले एग्जाम्पल ले लो, यही वाला, जब 2 रुपए थी तो मैं 4 यूनिट खरीदती थी तो एक्सपेंडिचर कितने का हो गया? 8 का। प्राइस 1 हो गई, प्राइस तो जस्ट हाफ हो गई,
तो क्वांटिटी जस्ट डबल नहीं करोगे, डबल से ज्यादा करोगे। डबल करती तो कितना होता 8, डबल से ज्यादा मतलब 12, कुछ भी कर दिया 10 12 जो भी है, डबल से ज्यादा, क्योंकि यहाँ चेंज इन डिमांड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू चेंजेस इन प्राइस। तो आपका एक्सपेंडिचर कितने का हो गया 12 का। तो मैं क्या देख पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ रिलेशनशिप की जब प्राइस कम होती है तो एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। या इसी का वाइसी वर्सा आप एग्जाम्पल ले लो कि जब 1 रुपीज था तो 12 खरीदती थी तो एक्सपेंडिचर कितने का हो गया 12। प्राइस जस्ट हाफ हुई तो क्वांटिटी, प्राइस जस्ट डबल हुई तो क्वांटिटी जस्ट हाफ नहीं होगी, हाफ होती तो कितनी होती 6, पर 6 से मेरे को और कम करना है। क्यों? क्योंकि चेंजेस इन डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू चेंजेस इन प्राइस। तो सपोज क्वांटिटी कितनी हो गई 3 हो गई, तो आपका एक्सपेंडिचर कितने का हो गया 6 का। तो यहाँ पे प्राइस बढ़ी तो आपका एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कम हो गया। तो मैंने जब इलास्टिसिटी 1 से बड़ी होती है, जब इलास्टिसिटी 1 से बड़ी होती है मतलब इलास्टिक डिमांड है, तो उस केस में मैंने क्या देखा, प्राइस बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर कम होता है, प्राइस कम होती है तो एक्सपेंडिचर बढ़ता है। उन दोनों में कैसा रिलेशनशिप हो गया बच्चों, इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 कौन से गुड्स के केस में होती थी, जब उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो, लग्जीरियस आइटम हो, या वो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, तब इलास्टिक डिमांड होती थी आपकी। नेक्स्ट अपन देखेंगे इलास्टिसिटी लेस देन 1। लेस देन 1 कब होता है बच्चों, जब डिमांड में चेंजेस कम होते हैं एज कंपेयर टू चेंजेस इन प्राइस। फॉर एग्जाम्पल अपन यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्राइस जब 2 रुपीज थी तो मैं 4 यूनिट्स खरीदती थी तो एक्सपेंडिचर कितने का हो गया 8 का। प्राइस 1 हो गई, यहाँ प्राइस में चेंजेस ज्यादा हो रहे हैं एज कंपेयर टू चेंजेस इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में चेंजेस कम हो रहे हैं। तो यहाँ क्वांटिटी डबल नहीं होगी, डबल होती तो बराबर हो जाती, डबल से कम होएगी, डबल से कम तो सपोज कितनी हो गई 5 हो गई। तो आपका एक्सपेंडिचर कितने का हो गया 5 का। मैं क्या देख रही हूँ, प्राइस कम हो रही है तो एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। या इसी का अपन वाइसी वर्सा वाला एग्जाम्पल ले लेते कि जब किसी कमोडिटी की प्राइस 1 रुपीज थी तो मैं उसकी 5 यूनिट्स खरीदती थी तो एक्सपेंडिचर कितने का हो गया 5 का। प्राइस बढ़ गई, डबल हो गई, तो क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी हो गई 4, तो एक्सपेंडिचर कितने का हो गया 8 का। तो प्राइस बढ़ी तो आपने देखा एक्सपेंडिचर भी बढ़ा। तो जब इलास्टिसिटी 1 से छोटी होती है, 1 से छोटी को क्या बोला जाता है, इन इलास्टिक बोला जाता है। तो वहाँ प्राइस बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर बढ़ता है, और प्राइस कम होती है तो एक्सपेंडिचर भी कम होता है। उन दोनों में कैसा रिलेशनशिप हो गया, पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। इलास्टिसिटी 1 से कम कब कब होती है बच्चों, इन इलास्टिक कब कब होती है, जब वो ज़्यादा अर्जेंट है और उसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, वो सामान कंपल्सरी टू कंज्यूम है, तब इलास्टिसिटी 1 से कम होती है। अपन ने क्या देखा, दोबारा से रिवाइज करते हैं। मैंने देखा जब इलास्टिसिटी 1 के बराबर है तो वहाँ प्राइस बढ़े, वहाँ प्राइस घटे, 1 को क्या कहते हैं, यूनिट या फिर यूनिट्री कहते हैं, जहाँ पे जितना डिमांड में चेंजेस हुआ अगर उतना ही प्राइस में चेंजेस हो रहा है। तो प्राइस बढ़े घटे कुछ भी हो, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो इलास्टिसिटी क्या होती है, यहाँ पे क्या रिलेशनशिप होता है, प्राइस बढ़े घटे कुछ भी हो, एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, बातें नहीं। नेक्स्ट रिलेशनशिप इलास्टिसिटी 1 से बड़ी, 1 से बड़ी को बच्चों क्या बोला जाता है, इलास्टिक, या फिर इसका नाम क्या हो सकता है, अलग अलग नाम से वो पूछ सकता है मुझसे, ग्रेटर देन यूनिटी पूछ सकता है। ऐसा कौन से गुड्स के केस में होता है, जब डिमांड में चेंजेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू चेंजेस इन प्राइस। तो वहां पे प्राइस बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर कम होता है, और प्राइस कम होती है तो एक्सपेंडिचर बढ़ता है। उन दोनों में कैसा रिलेशनशिप हो गया, इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, देन अपन ने पढ़ा इलास्टिसिटी लेस देन 1, लेस देन 1 को क्या क्या बोला जा सकता है, इन इलास्टिक या फिर लेस देन यूनिटी भी बोला जा सकता है, जहां पे डिमांड में चेंजेस कम होते हैं एज कंपेयर टू चेंजेस इन प्राइस। वहां प्राइस बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर बढ़ता है, और प्राइस कम होती है तो एक्सपेंडिचर कम होता है। उन दोनों में कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो
तो आपको बेसिकली तो ये रिलेशनशिप्स ध्यान रखने हैं कि जब इलास्टिसिटी 1 होती है तो चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस घटे, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होता। जब इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होती है तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में नेगेटिव या इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस ज़्यादा तो एक्सपेंडिचर कम और प्राइस कम तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा। और जब इलास्टिसिटी 1 से छोटी होती है, मतलब इन इलास्टिक होती है, तो प्राइस और एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। प्राइस ज़्यादा तो एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा और प्राइस कम तो आपका एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है। अब मैंने यहाँ आपको आपको एक्सपेंडिचर करके पढ़ाया है। एग्जाम में वो रेवेन्यू भी पूछ सकता है कि इलास्टिसिटी 1 है तो प्राइस और रेवेन्यू में क्या रिलेशनशिप है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो प्राइस और रेवेन्यू में क्या रिलेशनशिप है। या वो मेरे से आउटले भी पूछ सकता है कि इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो प्राइस और आउटले में क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव या डायरेक्ट। अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी तो प्राइस और आउटले में क्या रिलेशनशिप होगा, नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप होगा। और इलास्टिसिटी 1 है तो चाहे प्राइस इंक्रीज हो चाहे प्राइस डिक्रीज हो, आउटले में कोई भी चेंज नहीं होता। तो वो किसी भी नाम से मेरे से पूछ सकता है, वो रेवेन्यू के नाम से भी पूछ सकता है, वो एक्सपेंडिचर के नाम से भी पूछ सकता है, वो आउटले के नाम से भी मेरे से पूछ सकता है। यहाँ तक क्लियर है? तो अपन ने आज 2 टॉपिक्स पढ़ लिए बच्चों। कौन से 2 टॉपिक्स पढ़ लिए? एक तो इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ इलास्टिसिटी एंड टोटल आउटले मेथड। ये आप लोग कल लर्न कर आएंगे। कल मैं ये सुनूंगी, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे।